गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। हम अपने करेंट से रिलेटेड जो इकॉनमी है उसका जो सेकेंड लेक्चर है उस पर बात करते हैं और ये टॉपिक इन्फ्लेशन है टॉपिक, राइट। तो इन्फ्लेशन का पहले मीनिंग समझें और कॉन्टेक्स्ट समझें। देखो, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है उसकी प्राइस लेवल में कितना राइज हुआ है, यानी जो वस्तुओं की टोकरी है उसके मूल्यों पे कितनी वृद्धि हुई है, यही महंगाई है। तो वस्तुओं की टोकरी जब मैं कहता हूँ, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ कहते हैं, तो वो ये कि हम अपने जीवन में कुछ 2, 4, 10 वस्तुएं नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। तो औसतन जब सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। तो इन्फ्लेशन का अर्थ हो गया महंगाई, यानी होगा क्या कि बहुत कम वस्तुओं का पीछा बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इन जनरल ये भी समझ सकते हैं। फिर इन्फ्लेशन दो तरह का हो सकता है, एक को हम बोल सकते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट, और दूसरा हो सकता है CPI, जिसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं WPI में। तो जो WPI होता है इसे हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, राइट। अच्छा, ये WPI में होता क्या है? थोक स्तर पे वस्तुओं का मूल्य स्तर में क्या वृद्धि हो रही है, ये कौन मेजर करता है? WPI। यानी इट मेजर्स चेंज इन द प्राइस लेवल ऑन द बेसिस ऑफ B2B। B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस सेक्टर दूसरे बिजनेस सेक्टर से या एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से किस रेट पे कोई चीज़ खरीद रही है, ये किसके आधार पे मेजर होता है? WPI, राइट। अब WPI जब वस्तुओं का मूल्य का स्तर मापता है तो बेसिकली उसमें उस ग्रुप में क्या है? ग्रुप में 3 आइटम्स हैं, राइट। तो उसमें 3 ग्रुप्स हैं। क्या क्या है? पहला है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, दूसरा है प्राइमरी आर्टिकल्स और तीसरा है फ्यूल एंड पावर। यानी WPI जब महंगाई का आकलन करता है तो 3 चीज़ों का आकलन करता है। पहला है उसमें विनिर्मित वस्तुएं, फिर दूसरा है प्राथमिक वस्तुएं और तीसरा होता है ईंधन और शक्ति, राइट। अब मैं उसमें वेटेज दिया गया है कि जब WPI का कैलकुलेशन किया जाएगा तो किन वस्तुओं को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का जो वेटेज है वो 64% का है और जो प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज है वो कितना है? 23% का है और जो फ्यूल एंड पावर का वेटेज है वो 13% का है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के प्राइस में इंक्रीमेंट होगा तो ओवरऑल WPI में इंक्रीमेंट भी दिखाई देगा। इन द सेम वे अगर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का प्राइस नीचे जाएगा तो इन दोनों का भले ही प्राइस लेवल ऊपर जाए लेकिन WPI के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन उतनी दिखाई नहीं देगी, राइट। अब पहले इसमें हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर इसके थोड़ा हम लोग डीप में जाएंगे। फिर इसको पब्लिश कौन करता है WPI के आंकड़े को? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। कभी ऑप्शन में अगर ये पूछा जाए कि WPI के आंकड़े कौन जारी करता है और ऑप्शन में DPIIT ना हो तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी लगा सकते हैं। फिर कितने आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं कि जब WPI के थ्रू महंगाई के आंकड़े दिए जाते हैं तो लगभग 697 वस्तुओं को आकलन किया जाता है। पहले ये वस्तुएं 676 हुआ करती थी, लेकिन ये सौमित्र जो चौधरी कमेटी है उनके रिकमेंडेशन के आधार पे जो नंबर ऑफ आइटम्स थे, आर्टिकल्स थे, उनको 676 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 697। और जो बेस ईयर है उसको भी चेंज किया गया और इस समय WPI का बेस ईयर क्या है? 2011-12। ये दोनों जो चेंजेज हुए हैं वो रिकमेंडेशन किसकी थी? सौमित्र चौधरी कमेटी की। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि सरकार के आंकड़ों में क्या है कि महंगाई उतनी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आम आदमी महंगाई से परेशान है। उसके पीछे का मकसद मतलब कारण समझो क्या है कि देखो, जो ज़्यादा वेटेज है वो किस में है? मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का। एक आम आदमी अपने जीवन में कहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च करता है? वो फूड आइटम्स में और मेडिसिन में, यानी मेडिकल सेक्टर और फूड आइटम्स, राइट। यहाँ पर अपने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है और दोनों किस में आ जाते हैं? आपके प्राइमरी आर्टिकल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज कितना है? 23%। यानी आम आदमी का पैसा जहाँ पर ज़्यादा खर्च होता है
उसको महंगाई का आकलन करते समय WPI के अधीन मात्र 23% का वेटेज दिया गया है। इसीलिए आम आदमी का पैसा ज़्यादा खर्च होने के बावजूद सरकार के जो आंकड़ा है जो WPI का, उसमें महंगाई दिखाई नहीं देती। एक पहलू। दूसरा पहलू ये होगा कि अभी पूरी दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन टाइप की स्थिति है, स्लो डाउन की स्थिति है, रिसेशन नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं इनके वर्ल्ड वाइड जो प्राइसेस हैं वो बहुत गिर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो अब देखो, अगर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के प्राइस गिरेंगे जिसका वेटेज 64% है, तो ओवरऑल जो प्राइस लेवल होगा उसको भी क्या कर देगा, गिरा देगा। इसीलिए आम आदमी की पॉकेट में ज़्यादा बर्डन पड़ने के बावजूद WPI के थ्रू इन्फ्लेशन रेट कम दिखाई देता है। यानी सरकार के आंकड़ों में महंगाई नहीं है, इन आम आदमी महंगाई से परेशान है। ये हमने बात कर ली किसके बारे में, WPI के बारे में। अब हम लोग जो बात करते हैं, जो दूसरा है वो क्या है, CPI है कि नहीं। तो ठीक है, तो अब हम लोग CPI के बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे ये था होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी रिटेल इन्फ्लेशन। एक आम उपभोक्ता जो फुटकर लेवल पे, रिटेल लेवल पे दुकान जाता है, तो जो उसे मूल्य अदा करना पड़ता है वो रिटेल प्राइस है, राइट। यानी कि ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन का ट्रेंड बताता है। क्योंकि आप जब गेहूं खरीदने, जब आप रिटेलर कंज्यूमर के तौर पे जाते हैं, तो आप क्विंटल में सामान खरीद के नहीं लाते, किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ऐसे खरीद के लाते हैं, तो वहाँ पे प्राइस में डिफरेंस होता है। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन एक्चुअल में इन्फ्लेशन का ट्रेंड बताता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, RBI जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो वो जिस इन्फ्लेशन रेट का यूज करता है वो कौन है, CPI। यानी RBI की मौद्रिक नीतियां बनाने के लिए CPI एज ए बेस यूज होता है। इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर 2012 है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, WPI का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और CPI के बेस ईयर में सिर्फ 1 ईयर का है, दैट इज 2012, 11-12 नहीं 2012। जैसे WPI में 697 आइटम्स इंक्लूड होते थे WPI की कैलकुलेशन में, ऐसे ही CPI की कैलकुलेशन में कितने आइटम्स इंक्लूड होते हैं, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। अगर रूरल सेक्टर की बात करेंगे, रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, तो वहाँ 448 आइटम्स लिए गए हैं, और अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करेंगे तो वहाँ CPI के लिए 460 आइटम्स लिए गए हैं। जैसे वहाँ पे 3 ग्रुप थे, CPI के आकलन में 8 ग्रुप हैं। क्या क्या है वो, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिक्रिएशन है, अपैरल है, फूड एंड बेवरेज, खाद्य और पेय पदार्थ हैं, कम्युनिकेशन है, हाउसिंग है, एंड मेडिकल केयर है। ठीक है ना, इतना आप समझ चुके हैं। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से लोगों की इनकम प्रभावित हुई है। जब इनकम प्रभावित हुई है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे नहीं, तो बिना डिमांड के इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो फूड आइटम्स हैं उनके प्राइस में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है, और यही वो जगह है जहाँ पर आदमी कहीं पे खर्च करे ना करे, यहाँ पर ज़्यादा खर्च करता है। इसीलिए CPI में आपको इन्फ्लेशन का रेट कंपेरेटिवली हाई दिखाई देगा, चूँकि यहाँ पे जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है 45% वो फूड आइटम्स को दिया गया है। तो यहाँ पे फूड आइटम्स का वेटेज लगभग कितना है, अगर हम हर तरह के फूड इंक्लूड कर लें तो लगभग 45%, और फूड आइटम्स में हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। इसीलिए CPI में इन्फ्लेशन दिखाई देता है, जबकि WPI में इन्फ्लेशन इन जनरल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इससे संबंधित एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आप एक जो जनरल ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, उससे उन आर्टिकल्स को हटा दीजिए जिनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो जो इन्फ्लेशन निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, कोर इन्फ्लेशन, राइट। फिर जब आगे इसमें कोई टॉपिक आएगा करंट से रिलेटेड तो हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।